हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अभिनव साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एज यू नो स्टेट बोर्ड का पूरा की पूरा कंटेंट जो स्टूडेंट्स जहाँ पे डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं उसको हमने डिसाइड करके रखा है कि वो प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर ले करके। सो मैं मोहम्मद तलहा सर आपका मैथ्स फैकल्टी लेकर आया हूँ कैलकुलस का सेकेंड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये अपना सेकेंड चैप्टर है, अपना सेकेंड चैप्टर है, ठीक है ना। बाकी अपने को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि मैंने मतलब स्टार्ट किया डिफरेंशिएशन और पार्ट 1 जो है एसपी सर ने स्टार्ट किया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अपने पास बहुत कम टाइम है और कम समय में अपने को बहुत सारे मार्क्स निकालने हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें डिफरेंशिएशन हमने पहले ही पढ़ रखा था बेटा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में मैंने डेरिवेटिव का मतलब बताया था। डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने? इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, करेक्ट। तो उसके साथ में ही हमने हल्का हल्का सा मतलब एक ग्राफ निकाला हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया हुआ था ए करके, फिर एक पॉइंट बी लिया था मैंने और इनको दोनों को ज्वाइन किया हुआ था। ये सब आपको याद होगा, सही है ना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अरे यार ये तो बहुत बड़ा ही हो रहा है, ठीक है। ये निकाला था मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट बोला था कि x है, यहाँ पे बोला था कि x प्लस h है, और ये h छोटा छोटा हो रहा था, फिर एक मोमेंट आ रहा था जहाँ पे ये टेंजेंट बन गया था। आपको ये सबको याद होगा, ठीक है ना। तो ये जो डेरिवेटिव होता है बेसिकली f ऑफ x का y इज इक्वल एफ ऑफ x का dy बाई dx, अगर ये पॉइंट जो भी है a पुट करते हो तो जो मिलता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। ये हमने सब कुछ सीख लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको पता है। सो यहाँ पे क्या मिल जाता है? इफ एनी कर्व y इज इक्वल एफ ऑफ x इज गिवन टू अस, इफ वी डिफरेंशिएट इट विल गेट इट्स डेरिवेटिव, एंड वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक जनरल टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स जनरल टेंजेंट, ठीक है ना। अब इफ वी पुट पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए दे रखा है, कोई भी कर्व मैं ही ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज एक पॉइंट मैंने x1, y1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये पॉइंट x1, y1 मैंने अगर पुट कर लिया इसके अंदर dy बाई dx एट x1, y1, मतलब x की जगह पे x1 पुट कर दो, y की जगह y1 पुट कर दो डेरिवेटिव में, तो जो आपका आंसर निकल के आता है ना, दैट बिकम स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमें देखा हुआ था, ये पॉइंट पुट करने के बाद कौन सा टेंजेंट का स्लोप? वो जो x1, y1 पे उसको टच कर रहा है, उस कर्व को x1, y1 पे जो कर्व टेंजेंट टच कर रहा है उसी की। वरना टेंजेंट तो बहुत सारे होंगे ना, सही। तो कौन सा टेंजेंट मिल रहा है हमको कैसे पता होगा? वो तो तभी पता चलेगा जब हम पॉइंट पुट करेंगे, उसी का पर्टिकुलर अपने को स्लोप मिलेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने को कैसे मिलता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली अपने को डिफरेंशिएट करने के बाद में, पॉइंट पुट करने के बाद मिलता है, ठीक है। तो देख लो, एक कर्व मैंने रखा हुआ यहाँ पे, एक पॉइंट दिया मैंने x1, y1, ठीक है। और ये जो इसका जो स्लोप है मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला है, और वो कैसे मिलता है? dy बाई dx एट पॉइंट x1, y1 करके। इस कर्व का नाम हमने बोला है y इज इक्वल एफ ऑफ x। कर्व दिखने में कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होगी, नॉर्मल किसको बोलते हैं? नॉर्मल ऐसा लाइन है जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। दिस इज योर नॉर्मल। लेकिन अगर मैंने यहां पे लाइन निकाला, क्या ये भी नॉर्मल है? क्या इज इट नॉर्मल? नहीं। व्हाई? क्योंकि वो परपेंडिकुलर तो है टेंजेंट को, लेकिन गड़बड़ एक है। गड़बड़ ये है कि ये जो लाइन है ना, वो परपेंडिकुलर वहां पे होना चाहिए जहां पे ये कर्व को टच कर रहा है, ठीक है ना। तब भी वो परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा इस कर्व का। समझ में आ रहा है? इस कर्व का नॉर्मल कब मिलेगा? जब वो लाइन टेंजेंट को परपेंडिकुलर जहां पे वो टच कर रही है, ठीक है। तो ये अगर कोई बोल रहा है तो ये बकवास बात है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नॉर्मल, तो नॉर्मल आपको दिख रहा है कि टेंजेंट को परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? मैं जनरली डिनोट करूंगा। स्लोप तो हम m से डिनोट करते हैं। टेंजेंट के स्लोप के लिए मैं mt ले रहा हूँ और नॉर्मल के स्लोप के लिए मैं mn ले रहा हूँ। m1 m2 ले सकते हो, m डैश ले सकते हो। बुक्स में m और m डैश दिया है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ। mn कंफ्यूजन नहीं होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल दिख रहा है, mt स्लोप ऑफ टेंजेंट दिख रहा है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? क्योंकि टेंजेंट को परपेंडिकुलर तो माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और
स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है अपने पास, dy बाय dx एट पॉइंट x1, y1। तो ये आपका फॉर्मूला दिया जाता है स्लोप ऑफ नॉर्मल का, ठीक है। ये बुक्स में आपने देखा होगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, आपको पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो करके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालो करके। अब आपको पता है ये पॉइंट पता है इस टेंजेंट के ऊपर का और उसका स्लोप पता है। नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए भी नॉर्मल का हमने स्लोप निकाला हुआ है डिफरेंशिएट करके, और वो पॉइंट पता है उसके ऊपर का। तो लगाने क्या है बस, स्लोप पॉइंट फॉर्म, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैन बी फाउंड, नॉर्मल कैन बी फाउंड। हो गया। कोई एक दिखा तुमको, जैसे मतलब पॉइंट क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ये इक्वेशन होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म का। और टेंजेंट का चाहिए तो टेंजेंट लगा दो, नॉर्मल का चाहिए तो इसमें बस नॉर्मल पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। सही है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भर भर के हैं सेट बोर्ड में, खास करके MCQ में। तो आपने ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से करके रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं। कभी कभी क्या होता है, पॉइंट देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछते हैं, कभी कभी स्लोप देते हैं, पॉइंट नहीं देते हैं। तो स्लोप देंगे तो पूछेंगे ऑब्वियसली, एक ही चीज मिसिंग होगी वो है पॉइंट, तो पॉइंट पूछ करेंगे पूछेंगे ना, तो वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। तो वहां पे एक गड़बड़ नहीं करना है। स्लोप कैसे देते हो बताता हूं मैं आपको। एक कर्व देंगे, आपको एक कर्व देंगे, सपोज मैंने माना कि कुछ ये कर्व दे रखा है, ठीक है ना, ये ऐसा कर्व दे रखा है, और इस पे जो एक टेंजेंट मिल रहा है, अरे यार यहां बना देता हूं, ठीक है ना। ये जो टेंजेंट दे रखा है इसका स्लोप नहीं दिया होगा, बोलेंगे कि ये किसी को पैरेलल है करके, तो इसका स्लोप तो मिल ही जाएगा ना आपको। ये स्लोप, ये दोनों अगर एक दूसरे को पैरेलल हैं तो mt और m सेम होगा। एक तो यहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इस कर्व का आप डिफरेंशिएट करते हो dy बाई dx, तो यहां से भी क्या मिल जाता है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। तो ये और ये दोनों सेम ही होनी चाहिए। वो दोनों सेम होते हैं तो इक्वेट करके वहां से आपको कुछ x1, मतलब ये पॉइंट x1 का y1 पुट करेंगे ना दोनों में, यहाँ पे पुट करोगे आप, तो x1 और y1 रिलेशन मिल जाता है और वैल्यू मिल जाते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, एक स्लोप आपको दिया होता है, एक स्लोप हम डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, और दोनों सेम होते हैं इसलिए इक्वेट कर देंगे एक फर्स्ट रिलेशन, क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन, दो कंडीशन अपने पास होने चाहिए। एक कंडीशन कहां से मिलेगा, एक स्लोप किसी भी तरीके से दे सकता है, पैरेलल बोल सकता है या परपेंडिकुलर बोल सकता है। परपेंडिकुलर तो आपको पता है mt इज इक्वल टू -1/m हो जाएगा, तो वो स्लोप यूज करना है। और दूसरा आपने क्या यूज करना है, आपने डिफरेंशिएट करके निकाला हुआ स्लोप, दोनों इक्वेट कर दो, वहां से एक रिलेशन मिल जाएगा x1 और y1 के लिए। दूसरा रिलेशन जो है x1 y1 कहां पे है, हमने जब माना हुआ है तो वो कर्व पे होना चाहिए ना, क्योंकि टेंजेंट पे है वो, टेंजेंट पे है तो टच जहां पे करता है वहां पे होना चाहिए, तो वो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। दो कंडीशन, कर्व में एक मिलेगा और दूसरा टेंजेंट को इक्वल करके मिलेगा, वहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो सीईटी के लिए खास करके आपको वो आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ अगर मिल जाते हैं तो अच्छा हो जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा, ओके यहाँ पे नहीं है, और कुछ मिस हो भी जाएंगे तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐड किया हूँ मैंने, लेकिन सारे करने वाला नहीं हूँ, वो आप नहीं करने हैं क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो सकते। चलो एक क्वेश्चन है मार्च 2022 का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही पूछ रहा है, ये देख लो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहे हैं, तो देख लो ये क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू ये, और पॉइंट दे रखा है। तो कर्व क्यूबिक कर्व है तो आपको ग्राफ कैसा होता है पता होगा, जिसको नहीं पता है उसने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैसा भी ग्राफ निकालो चलेगा। वैसे क्यूबिक कर्व कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एग्जैक्ट ग्राफ की जरूरत नहीं होती है। जस्ट मैंने क्या करूंगा, ऐसा ही रफ डायग्राम बना दूंगा, सपोज कुछ ऐसा ग्राफ है ये, और अपने को टेंजेंट निकालना इस पॉइंट पे। अरे यार टेंजेंट अंदर क्यों जा रहा है बार बार यार, हाँ, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया जहाँ पे ये 1/2, है, जहाँ पे टेंजेंट है, और कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में अपने को गिवन कर्व है y इज इक्वल टू 2x³ माइनस x² प्लस 2, और गिवन पॉइंट है अपना 1/2, ग्राफ नहीं निकालेगा चलेगा एग्जाम में, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लो क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है अपने को, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव x³ होता है 3x² माइनस x² डेरिवेटिव 2x, और प्लस 2 का डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट डेरिवेटिव 0।
तो ये बन गया 6x² माइनस 2x dy बाई dx आ गया। अब मुझे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट सर? दैट इज dy बाई dx एट पॉइंट 1/2, 2। मतलब x इज इक्वल टू 1/2 पुट करना है, y इज इक्वल 2 पुट करना है। पुट करो dy बाई dx में 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। तो कितना बन रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट बन रहा है 6 इंटू 1/4 माइनस 4। तो देख लो यहाँ पे डायरेक्ट ही काट देते, 4 4 दा 16, 6 माइनस 16 अपॉन 4 दैट इज माइनस 10 अपॉन 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल रहा है आपका माइनस 5 अपॉन 2। ये आपका स्लोप ऑफ नहीं मिल गया। आपने भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। इसको क्या करते हैं आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको x1 कॉमा y1 मान लेता हूँ, x1 कॉमा y1। तो देयरफॉर व्हाट इज x1? x1 है हाफ और y1 है 2। बस यहाँ पुट कर दो। और यहाँ पे स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है। तो बताओ y माइनस व्हाट इज y1? y1 है आपका ये 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाला हमने? माइनस 5 अपॉन 2। x माइनस x1 कितना है? x1 है हाफ। देख लो, बस सिंप्लीफाई कर लो उसको, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा? 2y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5/2। माइनस 5x इधर आके बन जाएगा प्लस 5x, उसके साथ में बैठा है अपना प्लस 2y, और ये माइनस 4 इज इक्वल टू अपने पास बैठता है 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 से फिर से, तो 10x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 5। 5 इधर आके 10x प्लस 4y माइनस 13 इज इक्वल 0। जो चीज़ राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं वो इधर आके नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन मिलता है कि देखते हैं, और एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये स्लाइड नंबर आई थिंक 9 थी, तो 9 तो सॉल्व कर लिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक और है आपके पास, और मैं अब इसको सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, सही है ना? इसको सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है, दिस इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है? ये मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ा हुआ है। सिमिलर क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूंगा। डिफरेंशिएट करना है, पॉइंट पुट करना है और सॉल्व करना है। तो चलो एक और देखते हैं, कोई है क्या? 8 हो गया, 8 हो गया। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो मैं डील कर लेता हूँ, ठीक है ना? एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मार्च 2024 में आया, गर्मा गर्म, मतलब जस्ट 1 साल पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा पुराना है नहीं। तो कैसे करेंगे देखो, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पूछ रहा है। x इज इक्वल टू साइन थीटा, एक ये दे रखा है, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा ये दे रखा है अपने को, और एट थीटा इज इक्वल टू π/6 पूछ रहा है, ये दे रखा है। देखो क्लियर है कि सबको इन्फॉर्मेशन डेटा समझ में आना चाहिए। अब जो क्वेश्चन दे रखा है ना, सब लोग मानेंगे ये बात को कि ये किस में है यार? सर ये पैरामीट्रिक फॉर्म में। किस में है? पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हमने सीखा है, जिसने सीखा नहीं उसने डिफरेंशिएशन चैप्टर जाके देख लेना। तो गिवन कर्व क्या है? गिवन कर्व है आपका x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये मत समझना कि साइन थीटा और कॉस 2 थीटा दोनों अलग अलग है, दोनों मिला के एक ही है। एक x कोऑर्डिनेट के बारे में बताया हुआ है किस तरह काम कर रहा है, y किस तरह से काम कर रहा है। दो प्लेन में दो होंगे ना एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। विथ रिस्पेक्ट x कैसे काम कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट y कैसे काम कर रहा है, दो चीजें दे रखी है। और पॉइंट भी दे रखा है थीटा इज इक्वल टू π/6। पॉइंट क्या है आपका? थीटा इज इक्वल टू π/6। तो पॉइंट के बारे में बाद में बात करते हैं, मेरे हिसाब से कर्व के पहले बारे में पहले बात करते हैं, पॉइंट बाद में निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो अपनी स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है dy/dx होता है, तो पहले मुझे dy/dx निकालना पड़ेगा। उसके लिए इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो dx/d थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है cos थीटा, और इधर करेंगे एंड dy/d थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cos 2 थीटा होता है माइनस साइन 2 थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा होता है 2। इतना सबको पता है। अब मुझे क्या चाहिए? dy/dx। व्हाट इज dy/dx? dy/dx है, देखो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा होता है। व्हाट इज dy/d थीटा? वो है माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एक बात बताओ मेरे को,
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय एक कॉस थीटा आ गया, ये कॉस थीटा कटेगा, तो फाइनली -4 साइन थीटा बच रहा है। डी वाई बाई डी एक्स जो बचा है वो -4 साइन थीटा बचा हुआ है, ओके। अब थीटा आपको पता है तो पुट कर सकते हो, पुट थीटा इज इक्वल टू π/6, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/6, दिया हुआ पॉइंट पुट कर देंगे तो कितना बनेगा, -4 इंटू साइन ऑफ π/6, साइन π/6 होता है, ये तो बच्चा जानता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका -2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पे अटक के जाते हैं कि सर पॉइंट ही नहीं दिया है, पॉइंट का क्या करें, थीटा दे रखा है, ओके, तो पॉइंट कैसे होगा बताओ? पॉइंट तो ऐसे निकालेंगे, व्हाट इज पॉइंट? फॉर पॉइंट आपको थीटा पुट करके देखना पड़ेगा, x और y क्या आता है करके, पुट थीटा इज इक्वल टू π/6, किस में? x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा है और y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा है, ठीक है। तो साइन π/6 तो होता है 1/2, x आ गया, और y होता है 2 3 6, साइन कॉस π/3 बच गया, कॉस π/3 भी होता है 1/2, देयरफॉर पॉइंट इज दोनों भी 1/2 कॉमा 1/2 आ गया, खत्म हो गया, पॉइंट मिल गया। क्या है इस क्वेश्चन में? तो पॉइंट पता है, और मेरे हिसाब से एमसीक्यू में ना डालने का क्वेश्चन था, ये तो रेगुलर क्वेश्चन में डालने का था 3 मार्क्स के लिए वगैरह, कोई बात नहीं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फिर से पूछा हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है सर? y माइनस y1 वो 1/2 है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है सर -2 और x माइनस 1/2, सिंप्लीफाई कर लो तो 2y माइनस 1/2 इज इक्वल टू -2 एज इट इज 2x माइनस 1/2, 2 कट गया, सो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -4x और +2, -4x इधर आके +4x और ये +2y और +2 इधर आके -2, तो -3 इज इक्वल 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन कर लिया एमसीक्यू का, तो ये भी खत्म हो गया 7th वाला, और 6 में तो मिनिमम वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे नहीं है, नहीं है, यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है 2014 और 17 में, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, मतलब बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, अभी तो जस्ट होमवर्क में दिया था मैंने, सो आई एम पुटिंग इट फॉर अगेन होमवर्क, जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। सिमिलर टाइप को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया हूँ, आप लोग बोलते होंगे सर करना ही नहीं तो ऐड क्यों करे हो, वो इसलिए ऐड किया हूँ ताकि तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी मिल जाए फाइनल एग्जाम के लिए, ऐसा ना हो कि आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट भी पता नहीं है, बस पढ़ा के छोड़ दे। तो जो सिमिलर क्वेश्चन तो आप कर भी सकते हो, जैसे कि वैसे आपको अप्लाई करना है, दोनों भी हो जाएगा साथ में, इसलिए मैंने सोचा कि इसी वीडियो में दोनों चीज़ें डाल देते हैं। तो ये शीट थी 3rd, 2nd पे बात करते हैं, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है और हो गया, ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। और भी क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से, वॉल्यूम अभी तो नहीं है, चलो हम थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल क्लियर हुआ होगा, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन तो कोई दिखा नहीं मुझे, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेटिव एज रेट मेजर, डेरिवेटिव एज रेट मेजर में होता क्या है, आपका चेंज फाइंड करना, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, इतना ही याद रखो, वो तो हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ लिया, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, उसका एप्लीकेशन के यहाँ पे दे रखा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क, ठीक है। या यहाँ बोला जाता है एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी बताओ, जैसे कि एक ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एक लैडर है, ठीक है ना, वो फॉल डाउन हो रहा है, यहाँ से आपने किसी ने पकड़ खींच दिए तो क्या होगा, नीचे डिक्रीज होगा, ये इधर डिक्रीज होगा, तो रिलेशन क्या होगा, x² + y², लैडर का लेंथ तो फिक्स होगा ना l², तो आपको कोई ना कोई चेंज दिया होगा कि ये इतने से चेंज हो रहा है तो इसका चेंज बताओ, या इसका चेंज बताया तो इसका चेंज बताओ, ठीक है ना। चेंज मतलब क्या, डिफरेंशिएट करेंगे, और किसके साथ चेंज होगा, टाइम के साथ, ये 2y dy/dt इज इक्वल टू l² / 0,
dx बाई डी दिया होगा, dy बाई डी निकालेंगे, dy बाई डी दिया, dx बाई डी निकालेंगे, x और y की वैल्यू अपने को दिए होनी चाहिए, किस मोमेंट पे पूछ रहा है करके, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। तो वो सीट में ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आ जाएंगे वो देख लेंगे। वेलोसिटी एक्सेलरेशन जर्क भी डेरिवेटिव एज रेट मेजर का है, मतलब क्या वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जर्क क्या होता है, जर्क चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सब कुछ दिया हुआ है आपको, ये आपको सबको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसी को लिखते हैं, v का ds बाई dt है तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर हो जाता है, ये डी क्यूब एस बाई डी टी क्यूब हो जाता है, या इतना ही आपको याद होगा तो भी ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या डेरिवेटिव रेट मेजर निकाल दे, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल दे, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा होगा, कोई इक्वेशन दिया होगा, समथिंग एक्स एस इज इक्वल करके दिया होगा, एस जो है टाइम में होगा सब कुछ, टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 1 वगैरह वगैरह। तो आपको इधर से कुछ पूछा होगा, टाइम गिवन होगा या कंडीशन कुछ तो गिवन होगी और सॉल्व करना होगा। एक काम करते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जर्क का कोई क्वेश्चन है देखते हैं, और रहेगा तो वही कर लेते हैं, मतलब आपको वो आइडिया भी आ जाएगा। आई थिंक नहीं होगा, आई थिंक एक काम करते हैं, पूरे पहले क्वेश्चन खत्म, ये थ्योरी खत्म कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। अभी तो नहीं दिख रहे, ठीक है कोई बात नहीं। 23 स्लाइड नंबर 24 देखो, 24 में क्या दिया, अप्रोक्सीमेशन आ गया। अप्रोक्सीमेशन फेवरेट पार्ट होता है सेट बोर्ड का, अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन एक तो होता ही होता है। तो अप्रोक्सीमेशन में करना क्या होता है, ये आपने स्टेट बोर्ड इसमें क्या ये थोड़ा सा ये फॉर्मूला जो था हमने कहाँ पे पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन चैप्टर में। तो आई एम राइटिंग इट अगेन, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। एक बात बताओ, अगर मैंने ये लिमिट हटा दिया तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू मतलब वेरी क्लोज वैल्यू थे ना, वेरी मतलब वेरी क्लोज, इतना कि आप इक्वल और ये इसमें फर्क से आना बहुत मुश्किल है। लिमिट हटा दोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगी, एफ डैश ऑफ ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच हो जाएगा, सही है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, अपॉन एच हो जाएगा, एच क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एच इंटू एफ डैश ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए इधर आके प्लस एफ ऑफ ए हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, खत्म। ये इक्विवेलेंट, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, उन्होंने भी एक किया हुआ, समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। फिर ये लगाना कब है, जैसे कि मैंने पूछा कि आपको बताओ कि भाई 9.1 का स्क्वायर रूट कितना है, सर 9 का पता है, 9.1 का नहीं पता, समझ में आ रहा है। अब आपको ये पूछा हुआ है कि बताओ कि साइन ऑफ 30 डिग्री कितना है, तो आप फटक से बता दोगे। मैंने पूछा कि साइन ऑफ 31 डिग्री बताओ, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यू से याद कर सकते हैं, लेकिन इनको निकालने कोई कैलकुलेट करने का तरीका है क्या, तो है, वो ये फॉर्मूला है। एच क्या है आपका, ये जो दिया हुआ है एक्स की क्वांटिटी, इसमें थोड़ा सा चेंज 30 + 1 डिग्री लिखा हुआ है, ये आपका एच है और ये आपका क्या है, ए है, समझ में आ गया, ए प्लस एच बन जाएगा, या माइनस एच भी हो सकता है, जैसे कि आपको कॉस ऑफ 29 डिग्री पूछा है जो पता नहीं है, तो आप लिखेंगे 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा, एच -1 हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देना और आपको आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चन ही करते डायरेक्टली, अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन भरे पड़े हैं, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं मैं। मैक्सिमा मिनिमा टेस्ट वेदर एग्जामाइन, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा करना है ठीक से, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल वाला आता है, या वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है, साइन ऑफ समथिंग, ई की पावर समथिंग आता है, कुछ टैन का आता है, वो उतने क्वेश्चन 2-3 है जो ऐड करके रखे मैंने, याद करना है उनको। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन में आपने लिखना है गिवन कर्व, देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहे हैं, वो भी कहाँ पे 1.98 पे, भाई 2 पूछ लो, नहीं पूछे, लेकिन 2 पूछते तो डायरेक्ट कर देते, 2 क्यूब इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट के एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाते, लेकिन आपने क्या पूछ रखा है 1.98 की, मतलब कितना होगा 2 - 0.02, सही है ना। अब 2 ही क्यों ले रहा हूँ,
क्योंकि 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 2 के आगे जाऊंगा तो ऐसा नंबर चूज करना है जो अपने लिए हैंडल करना इजी हो जाए। 1 रखूंगा तो फिर 0.98 का हैंडल करना मुश्किल है, इसीलिए 2 प्लस लिखेंगे हम। तो गिवन क्या है अपने पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, अब आपको पता है अपना जो फॉर्मूला है उसको पहले लिख के रखता हूँ मैं यहाँ पे, यहीं पे गड़बड़ होता है स्टूडेंट्स का। अपना जो फॉर्मूला है वहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए दे रखा है। मतलब इसमें एफ का डेरिवेटिव लगने वाला है एक बार, तो पहले डेरिवेटिव निकाल के रखते हैं, समझ में आया देखो सबको। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है 3x² प्लस 10x माइनस 2 और 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है ना। अच्छा स्टेट बोर्ड है तो आपने ठीक से ही लिखना, गड़बड़ मत करना, यहाँ पे एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। 5 इंटू 2x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ 3 0 है। तो ये कितना हो गया 3x² प्लस 10x माइनस 2, ये आ गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये भी लिखा है एफ ऑफ एक्स लेकर और एफ डैश ऑफ एक्स लेकर। अब क्या करना होता है, अब अपने को यहां से a प्लस एच रिक्वायर्ड है, तो व्हाट इज गिवन x इज इक्वल दे रखा है अपने को 1.98 और मैं इसी को मानूंगा a प्लस एच। इसी को तोड़ के फिर से लिख सकता हूं मैं a प्लस एच इज इक्वल टू 2 माइनस 0.02। हियर a इज इक्वल टू 2 होगा और h इज इक्वल टू 0.02 होगा। खत्म हो गया। देखो तो अपने को ये सारे क्वांटिटी यहाँ पुट करने हैं। a प्लस एच कौन है सर, वो क्या है 1.98 है। ठीक है, और इधर क्या दे रखा है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सर 2 है, h कितना है माइनस 0.02 है सर, माइनस ही भूल गए ना, माइनस 0.02 एफ डैश ऑफ ए फिर से कितना है 2 है। इतना क्लियर है क्या? देखो मतलब मुझे एफ ऑफ 1.98 तो निकालना ही है, वो पुट करके उसमें मुझे निकालना है कि एफ डैश ऑफ 2 और एफ ऑफ 2। देयरफॉर एफ ऑफ 2 कितना होगा रे, कि अलग से कैलकुलेट करते हैं बेटर रहेगा ना। एक्स में 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना मिलेगा 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3। 2 क्यूब होता है 8, 2 स्क्वायर 4 होता है तो प्लस 20 हो गया, 2 इंटू 2 माइनस 4 होता है और ये प्लस आपके पास 3 है। 8 प्लस 20 कितना हो जाएगा 28 प्लस 3 31, 31 माइनस 4 कितना हो गया 27। देखो क्लियर है क्या सबको, 20 28 31 माइनस 4 27, ये आ गया आपका एफ ऑफ 2। ओके, ये सुंदर वैल्यू आ गई एफ ऑफ 2 जो मेरे को ला के यहाँ पे पुट करनी है 27 माइनस 0.02 इंटू एफ डैश ऑफ 2 बस निकाला है। एफ डैश ऑफ 2 में आपको सबको पता है करना क्या है, इसको सिलेक्ट करके साइड में कर लेते हैं, ठीक है, इसको बाद में यूज कर लेते हैं। पहले मेरे को निकालना है एफ डैश ऑफ 2, एफ डैश ऑफ 2 मिसिंग है, मतलब एफ डैश में 2 पुट करना है, इसमें पुट कर लो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 2, ये हो गया 12 और ये हो गया 20 माइनस 2, 12 और 20 बन जाता है 32 माइनस 2 30 बन गया है ना। तो एफ डैश ऑफ 2 कितना मिला है 30, तो ये यूज करना है अपने को। अब वापस लेट करके इसको लेकर आते हैं, अभी इसका काम है, ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर लें थोड़ा सा, काम करता हूँ, वाइट करता हूँ। ओके, अब मुझे बताओ एफ डैश ऑफ 2 कितना आ गया 30। अब ये सिंप्लीफाई करना है अपने को, 27 माइनस 0.02 कितना होता है, आई थिंक ये 1/5 नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटर रहेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते चलो, टेंशन नहीं। 0.02 को इंटू 30 करेंगे तो सबसे पहले ये बन जाएगा 0.2 इंटू 3 बन जाएगा, मतलब ये 0.6 बन गया, है ना, एक 0 उधर दे दिया मैंने, तो ये 0.6 है। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, 27 में 0 मतलब 26.4 आ रहा है, ठीक है ना, ये 0 है ना, आगे 60, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.98 है, आपका फाइनल आंसर। देखो समझ में आए, केयरफुली कैलकुलेशन करना है, इजी हो, बस फॉर्मूला लगाना है आपको।
तो ये हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू 16 नंबर पेज का कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, हाँ ये थोड़ा अलग है, ये फिर से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, रुको देखते हैं। 15 नंबर और आपका 14 नंबर का एक और क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, देखो ई की पावर में दिख रहा है, एक ई की पावर में दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद 13 में भी है शायद अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ये कॉस में दिख रहा है ना, ये कॉस में दिख रहा है 89 डिग्री 30 मिनट्स, एक ये हो गया। कितने क्वेश्चन से देगा अप्रोक्सीमेशन, मतलब फेवरेट पार्ट है इनका। 12 ये भी है अपने पास, फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री वाला tan ऑफ 1.001, और एक आई थिंक और है, या हो गए, आई थिंक हो गए। ठीक है जी, इतने अपने पास अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, 3-4 हैं, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ऐड किया मैंने, तो आपने प्रिपेयर करके रखना। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को ही कर लेता हूँ जो सामने दिख रहा है। इसका देखो आंसर कैसे निकालेंगे। फंक्शन आपको देख के समझ में किस फंक्शन की बात कर रही है, जैसे कि आपने यहाँ मानना पड़ेगा लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या मानना पड़ेगा अब, ये tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। और ये बाकी a प्लस एच की वैल्यू 1.001 मान लेंगे। अब मुझे बताओ, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एज यूजुअल मैंने जो बोल दिया, एफ ऑफ a प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a, ठीक है। तो h वगैरह सब निकाला, पहले फंक्शन लिख दिया मैंने, फंक्शन क्या माना है, tan इनवर्स ऑफ की वैल्यू पूछ रहा है, tan इनवर्स ऑफ x मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, क्योंकि डेरिवेटिव लगता है। एफ डैश ऑफ x इज इक्वल, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर मेरे को डिक्लेयर करना है कि a प्लस एच कौन है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया लेट a प्लस एच इज इक्वल टू 1.001। सो इसी को कैसे लिख सकते हैं यार, इसको लिख सकते हैं सर 1 प्लस 0.001, ये आ गया आपका a प्लस एच। तो a इज इक्वल टू 1 आता है कंपेयर करने के बाद, और h इज इक्वल टू 0.01, ठीक है सर। ये a की वैल्यू आ गई और ये h की वैल्यू आ गई और a प्लस एच की वैल्यू, तो ये वैल्यूज मैं सारे यहाँ पुट कर देता हूँ। तो f ऑफ 1.001 हम निकाल रहे हैं, और f ऑफ a कितना है, वो है 1 प्लस h कितना है, h है 0.001, और f डैश ऑफ a की वैल्यू है 1। देखो मुझे क्या क्या निकालना है, फिर पहले तो निकालना है मुझे f ऑफ 1.001, तो tan इनवर्स ऑफ 0.1 है, तो तुमको पता है अभी tan इनवर्स ऑफ f में पुट करूंगा 1.01, तो 1.001 आ गए, ये कैलकुलेट करना है। f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, f ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, नाउ f ऑफ 1 अलग से निकाल के रखते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन गंदा नहीं होगा। पुट करने के बाद मिल गया tan इनवर्स ऑफ 1, सही है। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, ये π/4 होता है, ये सबको पता है, π/4 होता है। लेकिन पाई में आंसर रखना नहीं है बेटा, आंसर आपने कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो पाई कितना होता है आपको सबको पता है, ये 3.14 के क्लोज होता है, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 3.14। इसको 4 से डिवाइड मार दो तो कितना मिलेगा, तो 3 को डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट आ गया, 3 उधर चला गया, 31 4 4 7 28, बराबर है ना। मराठी मीडियम वाले हैं समझ सकते हैं, 4 7 28 4 7 28 राहिला किती परत 3 34 7 25 होणार नाही, 7 चौक 28 परत आलं आपलं, म्हणजे राहिले किती रे 6, 0 अनेक लावू शकता तुम्ही, 0 लावले की 60 7 8 56 0.748 समथिंग आ जाएगा f ऑफ 1, ठीक आहे। f ऑफ 1 मिळालेलं आहे। पुढे आपल्याला काय काढायचं आहे, आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह ॲट 1 काढायचं आहे, ठीक आहे ना। डेरिव्हेटिव्ह आपण काढलं इथे, डेरिव्हेटिव्ह f डॅश ऑफ 1 इथे पुट करा अगेन, f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 स्क्वायर, और वो होता है 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 0.5, तो ये भी आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। आई थिंक सब कुछ क्लियर है। ये सब कुछ उठा के यहाँ पे पुट कर दो। f ऑफ 1 कितना मिला है अपने को, सर वो मिला है 0.748,
प्लस 0.001 कितना है, वो है सॉरी अरे वो क्या पूछ रहा हूँ यार मैं, 0.001 इंटू एफ डैश ऑफ 1 कितना है 0.5, कितने 0.5। तो कितना जीरो डिस्प्लेस करने पड़ेंगे मुझे इसको 1 बनाने के लिए, 0.748 प्लस इसके 2 जीरो इधर दे दो, 1 2 3 सॉरी 3, सही है ना, 0.001 एक पॉइंट यहाँ पे जाएगा, दूसरा और तीसरा, 3 पॉइंट डिस्प्लेस करने पड़ेंगे। तो 3 पॉइंट डिस्प्लेस, इसको उतने जीरो दे रहा हूँ मैं, तो 1 इंटू 10⁻³ है, तो ये कितना बन जाएगा 0.1 2 3 और 5, ठीक है, 3 जीरो मैंने उधर दे रहे 10⁻³। अब ये आपने को इसमें ऐड करना है बस। सो फाइनल आंसर इज, इसके आगे का मैंने नहीं लिखा था, एक काम करते हैं एक और इसमें लिख देते हैं, मतलब अपने लिए बेटर हो जाएगा। आई थिंक 756 4 रहेगा था, 7 25 बन जाता है यहाँ पे, एक और लिख रहा हूँ, 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे आ गया आपका 5, तो 5 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 5 और 5 0 1 9 हो गया, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा 4 9 0.7490, ये है आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, देखो क्लियर है, ठीक है। तो इसके बहुत क्लोज होगी 1.001 के, ये आपका आ गया फाइंड द अप्रोक्सीमेट 1.001। आई थिंक एक ट्रिग्नोमेट्री का मैंने एक ये क्वेश्चन लिया, एक इसका ले लिया मैंने, कौन सा वाला, एक पॉलिनोमियल का ले लिया है, एक ई की पावर वाला ले लेता हूँ, बाकी टैन वाले तुमने कर लेना, ठीक है। इसको कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम वापस अपने थ्योरी पे आ जाते हैं। कुछ 2-3 पॉइंट है, ज़्यादा कुछ चैप्टर में है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, एक इंक्रीज इंक्रीज वाले क्वेश्चन आता है, एक मैक्सिमम मिनिमम पे आता है, और एक टेंजेंट नॉर्मल पे ज़्यादा, और इसके ऊपर अप्रोक्सीमेशन के ऊपर भी आता है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो अप्रोक्सीमेशन के ऊपर ज़्यादा आता है, टेंजेंट नॉर्मल के बाद उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम, ये सीक्वेंस लगा सकते हो आप। लेकिन 3 पॉइंट मिस मत करना बेटा, लकी हो तीनों में से कोई ना कोई रहेगा, ठीक है। और वेटेज भी ज़्यादा है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के वेटेज की बात करते हैं, मुझे वेटेज बताना ही रह गया मेरा, तो वेटेज की बात करते हैं तो मैंने बताता हूँ आपको, ये फिर से बेटा विथ ऑप्शन 9 मार्क्स का होगा और विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स का होगा, ठीक है। 9 और 7 आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इतना वेटेज है, ये 9 विथ ऑप्शन जो बोल रहा हूँ उसमें टोटल 114 का एडिशन हो जाता है, मतलब पार्ट 1 का मिला के, और ये जो बन जाता है वो 80 का बन जाता है विदाउट ऑप्शन मिलाए तो, ठीक है। तो आप चैप्टर का वेटेज देख सकते हो, 9 डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, और ये 18 मार्क्स तो यहीं से हो रहे। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको देखकर पता चल रहा होगा कि फंक्शन क्या मानना है करके, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन नीचे ले लेते हैं। सॉल्यूशन में फिर से लेट फंक्शन मानना पड़ेगा, और आपको दिख रहा है इस बार e की पावर की वैल्यू पूछ रहे हैं सर, 2 की पावर पूछेगा तो बेटा 2 फंक्शन लिख दे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे e की पावर में पूछ रहे थे e लिखा सर, तो 2 की पावर में पूछा तो 2 लिख दे, 6 की पावर में लिखा 6 लिख दे, क्या जाने वाला है। वैसे स्टेट बोर्ड की एक बात है, आज तक मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, जितना आपका स्टेट बोर्ड के बुक में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आते हैं। अभी तक मेरे हिसाब से कहीं देखा नहीं मैंने, मतलब मेरी कमजोर निगाह से मैंने देख लिया कि कोई भी नंबर तक इधर उधर ने मतलब डिस्प्लेस नहीं किया, जैसे कि वैसा रखा हुआ है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब आइडिया हो जाता है कि अपने करने क्या करेंगे। अपने को फॉर्मूले में पूछा एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। और देखो एओडी की बात ये है, मतलब खास बात ये है, स्पेशल बात ये है, और मजेदार बात ये है कि इसमें डिफरेंशिएशन ज़्यादा फॉर्मूले लगते ही नहीं है, बहुत बेसिक रूल लगा रहे हैं हम डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में डिफरेंस के फॉर्मूले ज़्यादा लगते हैं, एओडी में लगते ही नहीं है, तो एओडी तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। चलो उसके लिए देखो डेरिवेटिव निकालना है अपने को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब लिखना बेटा फाइनल एग्जाम में। तो क्या मिलता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू एक्स, सबसे सुंदर फंक्शन ई रेज़ टू एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव चेंज भी होता नहीं ना, इंटीग्रेशन चेंज होता है उसका। अब अपने को ए प्लस एच डिक्लेयर करना है। व्हाट इज ए प्लस एच, आपका जो ए प्लस एच है 1.005, ए कितना है आपका, फिर से लिखते हैं एक बार, इसी को ब्रेक करके लिख सकते हो 1 + 0.005। ओके सर, ए प्लस एच, व्हाट इज ए 1 बन गया, एच 0.005, ठीक है 5। अब क्या करना है अपने को, एक लगने वाला है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ए प्लस एच की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, एफ ऑफ
1.005, फिर यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं एफ ऑफ ए की वैल्यू है अपनी 1, ए वैल्यू 1 है, प्लस एच है अपना 0.005 और एफ डैश में ए की वैल्यू फिर से है अपने पास 1। ओके, तो मुझे क्या क्या निकालना है, एफ ऑफ 1.005 करूंगा तो ई रेज टू 1.005 बन जाएगा। बाकी यहाँ पे पता है आपको एफ ऑफ 1 निकालना है, वो ई रेज टू 1 हो जाएगा, मतलब ई हो गया और ई की वैल्यू अपने को दे रखी है 2.7183, तो एफ ऑफ 1 बन गया 2.7183, ये आ गया आपका एफ ऑफ 1। और क्या लगने वाला है, एफ डैश ऑफ 1, तो डेरिवेटिव में 1 पुट कर लो तो वो भी कितना होता है ई रेज टू 1, तो वो भी कितना होता है 2.7183, ये आ गया आपका एफ डैश ऑफ 1। दोनों वैल्यू सेम ही है, ये इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब मुझे बताओ ये कितना होगा, 2.7183 प्लस 0.005 इंटू 2.7183, ठीक है सर, ये तो अपन ने लिख दी। ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन की इधर लेकर आते हैं, इसका कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं, वाइट कर लेते हैं। ओके, अब देख लो कैलकुलेशन ही करना है और वही थोड़ा सा गंदा सा होने वाला है, आई थिंक ऐसा लग रहा है। इसको ना पहले तो 2 पॉइंट डिस्प्लेस कर लेते हैं, 1 2 3, मतलब इसके भी डिस्प्लेस करते हैं, तो ये कितना बनेगा, कैलकुलेशन ये ध्यान से करना बेटा, ऐसे खुद भी मैं कैलकुलेशन में वीक हूँ, लेकिन आपके लिए तो जरूरी है ना, 1 2 3 पॉइंट डिस्प्लेस करने हैं, तो 2.7 मतलब 2718, अरे यार 0 देने हैं ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, 0.0000 कितना बन गया 27183, अरे यार 2.7183 था ना, सॉरी बेटा, एक इधर आ गया ना, 27183, देखो 1 2 3 आ गया, 2.7183 बनेगा। अब 5 से बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा देखो, तो इसको ऐसे रखते हैं 2.7183 प्लस 5 3 जा 15, 5 एक बच गया, चला 1 45 ने 1 41 एक आलं, परत राहिला आपला 4 आणि 5 1 5 आणि 4 9 5 7 5 35 5 राहिलं 3 येणार इकडे आणि 5 2 10 आणि 3 13 3, तो 5 0 0 होता है, तो 1 ही रह जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है, मैं कोई प्रो नहीं हूँ इसमें। 1.005 इज इक्वल टू, चलो ये ऐड कर दो सारे नंबर्स, तो इधर तो ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.0135915 135,915 2.7183, तो 915 एज इट इज आ जाएगा, 358 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 2, तो फाइनल आंसर इज 2.7318915। आपको ऐसा आंसर यहाँ तक ही पूछा जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस तक, देखो क्लियर है क्या, तो माइनर चेंज होगा ना, ये देखो 73183 था, वो 73189 हो गए, क्योंकि थोड़ा सा चेंज किया 1.005 करके, इतना सा चेंज किया इसलिए। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो तो मैंने बोला था आपको होमवर्क के लिए करने हैं करके, 14 हो गया, ये 15 वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क में ही छोड़ रहा हूँ मैं, वरना कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में है। फिर एक और क्वेश्चन है 15 के बाद, 15 और एक 13 वाला क्वेश्चन है, कॉस्ट में है, इसको भी आपने होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। तो चलो हम वापस थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेशन हमने ख़त्म कर लिया है, अप्रोक्सीमेशन के बाद हम शुरू करते हैं रोलेस थ्योरम, ठीक है, रोलेस थ्योरम या रोलेस लेमा, और 25 के बाद होगा आई थिंक 26 लैग्रांज मिनरल थ्योरम, ठीक है, गुड। चलो रोलेस थ्योरम की बात करते हैं। देखो रोलेस थ्योरम बोल क्या रहा है वो समझ लो पहले। वो क्या बोलता है कि मुझे एक फंक्शन दो जिसकी 3 चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो 3 चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तो 4 चीज़ भी वो सेटिस्फाई करेगा, ये रोलेस थ्योरम बोल रहा है। क्या बोल रहा है,
वापस बता रहा हूँ, वो 3 कंडीशन मांग रहा है। एक फंक्शन आपने एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया, ये देखो रियल वैल्यूड यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेट y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एक ले लिया उसने। 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, जो इंटरवल की बात करा उस इंटरवल पे, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल या कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सेकेंड कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी होना चाहिए। और थर्ड बोल रहा है कि उसके एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। 3 कंडीशन होनी चाहिए करके बोल रहा है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला तुम कोई भी मतलब कोई भी फंक्शन ला के दे दो, अगर वो है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो थर्ड बात जो है वो ट्रू होनी चाहिए। वो क्या बोल रहा है, देन अगर ये ऐसा होता है देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, बोल रहा है कि वहां पे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, कम से कम एक, देयर एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंस समझ लो, एक तो होगा ही होगा, कम से कम एक तो होगा ही होगा। तो एक होगा मतलब क्या, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सच दैट एफ डैश ऑफ सी जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब ये तो उसने कमेंट कर दिया और क्लेम कर दिया, अब वो ऐसा क्यों क्लेम करता है उसकी हम थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, ऐसा क्यों बोल रहा है करके। ध्यान सुनना, वो जो कंडीशन बोल रहा है उसके हिसाब से एक रफ हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस ले लिया मैंने, और एक कोई आपका कर्व है समथिंग, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, और ऐसा लेना है कि मुझे ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए इसके। सपोज यहाँ पे ए है आपका, ठीक है, इंटरवल ले रहा हूँ मैं, तो बी आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, ये बी ए से लेकर बी तक। अब ए से बी के बीच में देखो कंटिन्यूस दिख रहा है, ए से बी के बीच में कंटिन्यूस दिख रहा है, और दूसरा देखो डिफरेंशिएबल भी दिख रहा है ओपन इंटरवल पे। अब ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल क्यों है कि बार बार मुझे क्वेश्चन जब मैं पढ़ता तब आ जाता था, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल क्यों है यार। वो इसलिए क्योंकि बेटा जब आप कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक ही एंड कर देंगे ए से लेकर बी तक के लिए, तो एंड पॉइंट पे कभी टेंजेंट नहीं आ सकता ना, एंड पॉइंट पे कभी भी कर्व का टेंजेंट आता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो यूनिक होता है, और एंड पॉइंट की अगर बात करोगे तो ये भी टेंजेंट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्यों टच करना चाहिए टेंजेंट कंडीशन के हिसाब से, तो गलत हो जाएगा। इसलिए एंड पॉइंट पे कभी डिफरेंशिएबल होता नहीं है, तो वो तो हटाना ही पड़ता है आपको। देखो क्लियर है सबको। और कंटिन्यूस क्या सब तरफ भी होना चाहिए, पहले से लेकर लास्ट तक, और एंड पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। इसलिए मैंने कर्व का इतना हिस्सा लिया है यहाँ पे जहाँ पे एंड पॉइंट पे वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये 3 चीजें सेटिस्फाई है, तो वो बोल रहे हैं और एंड पॉइंट पे इक्वल हो गया। देखो ये एफ ऑफ, ये y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स कर्व है, इसमें अगर मैंने a पुट कर दिया तो ये एफ ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा, और b पुट किया तो एफ ऑफ बी भी यहीं पे आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है रे सर, जब पॉइंट पुट करते हैं तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, करेक्ट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी होता है, वो क्या मिल रहा है 0। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, मतलब क्या है, टेंजेंट जो आपका है इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 मतलब क्या, tan थीटा 0 ना, थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो इंक्लिनेशन कितना मिल रहा है अपने को 0 मिल रहा है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। कोई ऐसा मिल रहा है कि यहाँ पे मिल रहा है, वो यहाँ पे है, देख रहे हो। अरे देखो यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसा मिलेगा, ये एक पॉइंट है जहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा। अब रीजन क्या है, देखो ग्राफ जब कंटिन्यूस से डिफरेंशिएबल है, अगर उसने यहाँ से शुरू किया स्ट्रेट जा रहा है तो वो खुद ही मिल जाएगा, एक पॉइंट तो जहाँ मिल रहा है मतलब यहाँ पे, सो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन वो कर्व है और कभी थोड़ा सा भी अगर ऊपर मुड़ेगा या नीचे आ जाएगा, ऊपर मुड़ेगा तो जाने दो, ऊपर जहां जाना जाने दो, लेकिन उसको ए के बाद बी पे आके अगर सेम होना है तो उस कर्व कभी ना कभी मुड़ना पड़ेगा और आना पड़ेगा। जब आएगा जहां पे ये टर्न मारेगा, जहां पे ये टर्न मारेगा वहां पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट मिलेगा जहां पे टेंजेंट उसको पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस को। एक ऐसे भी आप कर सकते हो, टेंजेंट आपका ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा करके ऐसा भी तो हो सकता था, मतलब यहाँ पे भी मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। कितने पॉइंट मिल रहे हैं फिर, एक C1, एक C2, एक है C3 और एक है C4, ऐसे तो बहुत सारे मिल सकते। बात समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियस है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक और कंडीशन समझाता हूँ तुमको, एक और जाने दो जरा सा, ओके।
ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता था ना, नीचे से आके ऊपर गया, ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से हो सकता है। देखो समझ में आएगा। तो कम से कम एक तो मिलेगा कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट पे इक्वल है। तो वो क्या करना पड़ेगा, अगर कर्व कहीं जाता है ऊपर या नीचे तो वापस मुड़ के आना पड़ेगा, जहां जहां टर्म मारेगा ना वहां पे क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखेगा। तो उस पॉइंट पे जहां पे वो मतलब यहाँ टेंजेंट मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है ना, इस पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये रोलेस थ्योरम बोलते हैं। क्लियर है क्या? देखो अब बात करते हैं लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम की। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, सिलेबस में देखा जाए ना तो पहले लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम रखना चाहिए था, रोलेस थ्योरम बाद में रखना चाहिए था। सर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है बेटा। रोलेस थ्योरम जो है ना वो एक पर्टिकुलर केस लेके चल रहा है, और लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम सेम ही चीज बता रहा है, लेकिन वो जनरल बता रहा है। रोलेस थ्योरम जो है ना लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का एक छोटा सा पार्ट बन जाता है, एकदम बहुत छोटा सा। एक्चुअल में जो है मोर जनरलाइज्ड कौन सा रिजल्ट है, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस नहीं है। तो रोलेस ने तो एक पर्टिकुलर केस बताई हुई थी, लैग्रेंजियस ने समझ लिया, लेकिन लैग्रेंजियस ने जो रिजल्ट बनाया ना वो रोलेस थ्योरम के थ्योरम आने के बाद में बनाया हुआ था, इसलिए रोलेस थ्योरम का पहले रखा जाता है सिलेबस में, फिर लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम स्टडी किया जाता है। तो बात समझ लो, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने इसका बता दिया अभी, किसका, रोलेस थ्योरम का। लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का ये जो अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो मैं बताने वाला हूँ, वही ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा जिस तरीके से वहाँ पे रोलेस ने बताया था मैंने। अब लैग्रेंजियस ने क्या बताया, रोलेस ने बताया कि 3 कंडीशन दे दो, लैग्रेंजियस ने बताया मुझे सिर्फ 2 कंडीशन दे दो। कितने कंडीशन दे दो, 2। मैं 2 कंडीशन बताता हूँ, अगर ये सही है तो थर्ड कंडीशन भी मेरी सही होगी होगी। वो क्या होगी, इसने क्या बोला कि मेरे को एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे दो जो कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पे, और बोल रहा है कि वो डिफरेंशिएबल हो ऑन ओपन इंटरवल। ठीक है, 2 ही कंडीशन चाहिए मेरे को, तो मेरी बात सही होगी। वो बोल रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा। एग्जिस्ट का मतलब फिर से बात समझ लो, एग्जिस्टेंस का मतलब कम से कम एक तो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अभी देखिए रोलेस थ्योरम ने कम से कम एक बोल रहा था, मैंने C1 C2 C3 C4 4 दिखा दी, तो ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, A, B में कम से कम एक पॉइंट मिलेगा सच दैट पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है करके बोल रहे हैं। इसने ये क्लेम कर दिया। मतलब क्या, ध्यान सुनो, एक कर्व इसने ले लिया, एक कर्व ले लिया, कोई भी इक्वल होने की जरूरत नहीं है। उसने बोला कोई भी 2 पॉइंट ले लो, सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया ए, तो ये पॉइंट ए पे आ गया, और एक पॉइंट बी में यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बी ले लिया। अब आपको पता है ए का करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए इधर मिल जाएगा, ये एफ ऑफ ए मिल जाएगा। तो ये पॉइंट क्या मिल रहा है, ए कॉमा एफ ऑफ ए, और ये पॉइंट क्या मिल रहा है, ये बी कॉमा इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या मिल जाएगा, फंक्शन पुट करेंगे तो एफ ऑफ बी मिल जाएगा, तो एफ ऑफ बी मिल गया। ओके, बी कॉमा एफ ऑफ बी। ओके सर, ओके, बी कॉमा एफ ऑफ बी, 2 पॉइंट मिल गए। सपोज इस पॉइंट को मैं कुछ देर के लिए ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट कैपिटल के लिए कैपिटल बी मान लेता हूँ, और ये दोनों को ज्वाइन कर दो बेटा, ये दोनों को ज्वाइन कर दो, क्योंकि मेरे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है यार, इंसर्ट और ड्रॉ ए लाइन 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 लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इस लाइन को लेकर आते हैं। ठीक है, ओके सर, ये आपकी लाइन है बेटा। देखो ए और बी को एन पॉइंट्स को ज्वाइन करने मैंने एक लाइन बनाया, मतलब ये सेकंड है, ये क्या था, सेकंड था, ये क्या है, सेकंड है। ठीक है सर, क्या कर दिया हमने, मैंने बोला कि ए और बी के इंटरवल के पॉइंट ले लो, ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे, एक कर्व पुट कर दो, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे करस्पॉन्डिंग टू एन करस्पॉन्डिंग टू बी कर्व पे, और दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये क्या बोल रहे हैं, मतलब व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी, ये जो आपको ए बी दिख रहा है सेकंड, उसका स्लोप कितना रहा है सर, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। हाँ करेक्ट है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। हाँ ये क्या है,
तो ये स्लोप ऑफ ए बी था, मतलब एन पॉइंट ज्वाइन करके जो पॉइंट्स पहले कर के ऊपर का उस सेकेंड का ही स्लोप था। और लेकिन ये सर किसी टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, ये कौन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और सेकेंड का जो स्लोप है दोनों इक्वल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक टेंजेंट ऐसा मिल रहा है, रिपीट करता हूँ देखो मैं, सेकेंड का स्लोप और किसी ना किसी टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट पे सेम मिल रहा है, टेंजेंट का स्लोप और सेकंड का स्लोप। तो कोई ना कोई एक टेंजेंट अपने पास है जिसका स्लोप किसके बराबर है, सेकंड के बराबर है। तो देख सकते हो क्या, देखो सब लोग मिल रहा है क्या, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, देखो इस तरह से, मेरी डायग्राम में भी गंदी हो सकती है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एक यहाँ पे मिल रहा है आपको, एक यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है ना, वही खुद मिल रहा है, थोड़ा सा समझ जाना। अब ये कर्व ऐसा मुड़ के आ सकता था, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ऐसा है, ठीक है ना, ये ए और बी यहाँ पे गया, थोड़ा सा नहीं गंदा हो गया ना, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसा करो है। तो मुझे बता इसको पैरेलल कहाँ मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं तो मिल रहा होगा, ये इस तरीके से देखो, ठीक है ना। या एक काम करते रहो, तुमको एग्जैक्ट दिखा देता हूँ मैं क्या हो रहा है करके। अब इसी को थोड़ी देर के सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब देखो इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, देखो करो कहाँ पे टच कर रहे हो, देखो टच कर लिया ना, मतलब ये एक टेंजेंट मिलेगा, और एक टेंजेंट कहाँ मिलेगा, एक टेंजेंट यहाँ मिल सकता है, देखो देखो इस कर्व को यहाँ पे टच कर रहा है वो, तो कम से कम एक तो मिलेगा ना। अभी तो अपने कितने मिल रहे, दो मिल रहे, रेड में दो मिल रहे, और ओके अपने को रेड में कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे, और इसके ऊपर कितने मिल रहे, येलो के ऊपर तीन मिल रहे। तो कम से कम एक ही कंडीशन है ना, कम से कम एक कंडीशन के लिए वापस वही डायग्राम छोटी सी बना सकते हो, चाहिए तो आप ये ले लो और एन पॉइंट्स ऐसे ले लो आपके, फिर ये पॉइंट ए यहाँ पे ले लो, पॉइंट बी यहाँ पे ले लो, दोनों कनेक्ट कर दो और यहाँ पे एक मिल जाएगा। देखो समझ में एक बात, तो क्या बोल रही है, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे स्लोप ऑफ सेकंड के बराबर हो जाएगा, सेकंड इज मेड बाय यूजिंग एन पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, ठीक है ना, उसके ऊपर निकाला हुआ है। तो लैग्रेंज मीन थ्योरम समझ में आ गया। तो उसने क्या बताया था कि वो स्ट्रेट होना चाहिए, उसने बोला कि टेढ़ा भी होना चलेगा। अब अगर स्ट्रेट हो भी गया तो कोई ना कोई तो मिल ही रहा है ना उसको, पैरेलल टू क्या मिलेगा, ये अगर सेम हो गया ए और बी पे, तो बात तो वही है ना, सेकंड को पैरेलल होगा ना, सेकंड किसको पैरेलल होगा अगर स्ट्रेट है तो, क्योंकि ए और बी इक्वल हो गए तो एक से किसको पैरेलल हो जाएगा, एक से पहले में सेकंड पैरेलल हो गया, और उसको पैरेलल तो मिलता ही मिलता है, वही रोलेस थ्योरम उसका पर्टिकुलर केस होता है, ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इसलिए पूछा जाता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होता है कि देखना है आपको, वो ये तीन कंडीशन होता है कि देखना है आपको, कंटिन्यूस दिख रहा होगा, डिफरेंशिएबल हो रहा दिख रहा होगा, एन पॉइंट्स पे इक्वल होता है कि देखना है, और ये सी मिलाना है आपको, डिफरेंशिएट करना है और जीरो कर देना है सी पुट करके। तो सी की वैल्यू कोई ना कोई मिलेगी, सपोज सी की वैल्यू कुछ मिल गई, सॉल्व करके 3 आ गया, और वो 3 वैल्यू जो है ना वो जो गिवन इंटरवल है उसमें होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। और एलएमवीटी के लिए भी वही होता है, सी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आपकी लास्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वाली, और यहाँ पे भी लास्ट कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको ये मेन करना पड़ता है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है और मैक्सिमम मिनिमम बचा है, उसके लिए पहले हम इसके क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं, एलएमवीटी और कौन सा अपना रोलेस थ्योरम का। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा दिख रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम, वेरीफायर एवरेज थ्योरम और रोलेस थ्योरम आ गया। चलो ये आ गया आपका रोलेस थ्योरम, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये देखो क्वेश्चन मार्च 2018 का है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिया हुआ है। तो करना कैसे है वही देखते हैं। सॉल्यूशन में आपने गिवन फंक्शन लिखना है, गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, और इंटरवल क्या रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कितना है 0,4। क्या सेटिस्फाई करना, रोलेस थ्योरम वेरीफाई होता है कि चेक करना है, मतलब क्या क्या चेक करना है, कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है। अब आपको पता है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous and differentiable everywhere, differentiable everywhere, ये हर जगह पे होते हैं, ठीक है ना। therefore f of x क्या होगा रे, f of x is continuous on 0,4, आपने पूरा लिखना, and f of x is differentiable on
ओपन इंटरवल 0,4। फिर से एंड पॉइंट्स पे क्यों नहीं लेते हैं आपको पता है। और एक क्या चेक करना है अपने को, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 4 सेम होता है कि चेक करना है। एफ ऑफ 0 पहले निकाल दो सर, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 10, आंसर आ गया सर 10। एंड एफ ऑफ 4 निकाल दो, 4 पुट करने के बाद 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10, तो 4 स्क्वायर माइनस 4, 4 इंटू 4 16 माइनस 16, तो आंसर आ गया 10। व्हाट डज दैट मीन, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4। देखो तीन कंडीशन आ गए बेटा, एक ये कंडीशन है कंटिन्यूस, दूसरा डिफरेंशिएबल, और एफ ऑफ 0 इज इक्वल एफ ऑफ 4। अगर 3 पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली इसने वहाँ पे एक पॉइंट देना चाहिए जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 होता है। अब वो पॉइंट जो है ना वो इसके 0.4 के अंदर के आते देखना है, वेरीफाई मतलब हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, सही है ना। अब देखो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू 0,4। नहीं, एक काम करते हैं, नाउ डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिल जाएगा, 2x माइनस 4 इंटू x1 प्लस 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिल गया यार, 2x माइनस 4। फॉर x इज इक्वल टू c पुट कर दो इसमें, एफ डैश ऑफ c। देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, x की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन नहीं, प्रोसेस फॉलो करना है सेट बोर्ड में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2। ऑल्सो c इज इक्वल टू 2, क्या ये 0,4 में है, 0,4 में है, तो हाँ है तो फिर देयरफॉर एफ ऑफ एक्स satisfies all the conditions of Rolle's theorem। ये एक्चुअली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना चाहिए था, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, कोई बात नहीं, अभी ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पे लिखना है अपने को, ठीक है। और ये जो बचा हुआ सब कुछ था ना वो एक्चुअली नीचे आना चाहिए था। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन रोलेस थ्योरम, देयरफॉर ये चेक करना था अपने को, हेंस रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। क्यों, पहले तो हमने उसके कंडीशन चेक कर लिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जो बोलता है वो वेरीफाई भी तो होना चाहिए ना, कि वहाँ पे 0,4 में एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे 0 हो जाएगा, तो मिल रहा है, और 2.0,4 के बीच में आ गया तो सेटिस्फाई कर गया, समझ में, ठीक है। उसके बाद है अपना लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, उसके ऊपर का एक क्वेश्चन। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, वापस वही सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन लिख दो। मेरा राइटिंग ना सबसे बकवास है बेटा, ठीक है, लेकिन एडजस्ट कर लेना, राइटिंग बहुत बकवास है, लेकिन आप तो एडजस्ट कर सकते हो ना, आपको समझ में आ रहा है, बस आपने ध्यान देना कि मैं क्या लिख रहा हूँ करके, बोलते हुए मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, तो बस आपने ध्यान देना। अब आपको पता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलते हैं, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो वो भी गिवन इंटरवल में, तो डेफिनेटली तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0,5 दिख रहा है, क्योंकि इसका डोमेन क्या है बेटा, x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होना चाहिए, ऑलरेडी है वो, ये देखो, वरना डिफरेंस ये नहीं होता, फिर वो वैलिड नहीं होता, मतलब डिफाइंड नहीं होता। एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0,5, तो अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव करना है, हेंस all the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied। अब अपने को वेरीफाई करना है, सही है ना। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितने मिल रहा है आपल्याला, 1/√x 1/2√x, x प्लस 4 का डेरिवेटिव कितना होता है 1 + 0, सो आंसर आ गया 1/2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 4, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ फॉर x इज इक्वल टू c, एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू, इस इंटरवल क्या लिखना है, एंड 0,5 इक्वल टू a, b दे रखा, ठीक। एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। तो एफ डैश ऑफ सी मतलब क्या, डेरिवेटिव में सी पुट करना है, 1/2 रूट सी प्लस 4 2 रूट ऑफ सी प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मतलब क्या, बी कितना है 5, वो इस पे पुट करना है रूट में, रूट ऑफ 5 प्लस 4 माइनस ए इज इक्वल 0 पुट करना है तो 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय बी है 5 माइनस 0। ओके, 1/2 रूट सी प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 होता है मतलब 3, 0 प्लस 4 2 होता है, 4 होता है मतलब 2 डिवाइड बाय 5, तो 3 माइनस 2 1 होता है, 5 इधर आ गया इज इक्वल टू 2 रूट सी प्लस 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 25 इज इक्वल टू 4 इंटू सी प्लस 4, तो सी प्लस 4 इज इक्वल टू कितना बन रहा है 25 अपॉन 4, तो सी इज इक्वल मिल रहा है 25 बाई 4 माइनस 4। ओके, सी इज इक्वल मिल गया 9 बाई 4, 4 4 10 16, 25 माइनस 16 9, तो 9 बाई 4 मिल गया अपने को। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी समथिंग बेटा 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्या ये बिलोंग्स टू 0,5 है, हाँ 5 से बड़ा तो है नहीं, विच इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,5 कर लेना, देयरफॉर LMVT वेरीफाइड। देखो समझ में आया क्वेश्चन। अब क्या करना है, दो कंडीशन सेटिस्फाई कराने थे, होने के बाद में डेरिवेटिव मतलब जो कंडीशन थी वो इक्वल करानी थी, वहाँ से सी की जो वैल्यू आती है वो निकल के, ये बात बस याद रखना कि वो गिवन इंटरवल में होनी चाहिए, इंटरवल के बाहर जाती है तो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम मिनिमम वगैरह निकालना है, वो अभी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में, सेकेंड लास्ट पॉइंट चल रहा है, उसके बाद बस एक पॉइंट बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, एक बात बता बेटा, थोड़ा सा हम हल्का सा पढ़ लेते हैं, मतलब बस ऐसे ही नहीं चलना चाहिए कि बस चल रहा है करके चल रहा है, ऐसा नहीं चाहिए अपने को, है ना, चल रहा है करके नहीं, बस बता दिए ऐसे कंडीशन है। पहले तो बता देता हूँ हमको मैं, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ उसका डेरिवेटिव निकालते हैं ना तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और फंक्शन डिक्रीजिंग होता है इफ उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद में अगर लेस देन 0 आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, दोनों में फर्क क्या है, ये जो है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या सिर्फ इंक्रीजिंग बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। बीच में 0 होके फिर से गया, कुछ दिक्कत नहीं ना, इसका ग्राफ ऐसा हो सकता है, इंक्रीज हो रहा था फिर से बीच में कैसा स्ट्रेट हो गया, जहाँ पे एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा फिर इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके का। और ये क्या है, ये स्ट्रिक्ट के लिए जाता है, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, और ये जस्ट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, बस डिक्रीज होता जा रहा है, बस इतना ही फर्क है। ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तुमको ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। कोई एक फंक्शन ले लो जो इंक्रीजिंग है, सपोज मैंने ये ले लिया, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ओके बेटा, इसको कोई भी टेंजेंट निकाल के देखो, कोई भी टेंजेंट निकालो, कहीं पे भी निकालो, मैं एक 2-4 टेंजेंट निकाल देता हूँ। सपोज मैंने एक यहाँ पे निकाल दिया इस पॉइंट पे, ओके सर, एक यहाँ पे निकाल दिया, एक सपोज मैंने कहीं यहाँ पे निकाल दिया, अरे अंदर कट कर जाएगा, ओके, एक मैंने यहाँ पे निकाल दिया, एक और निकाल दो चाहिए तो, मतलब जहाँ पे मर्जी करें वहाँ पे निकाल दो, जैसा चाहे निकाल दो। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है और आपने निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जो निकालना है निकालो। मैंने 3 टेंजेंट निकाले, T1, T2 और T3। एक बात बताओ, इनका इंक्लिनेशन चेक करो एक्स एक्स साथ में, ये θ1, θ2, θ3, कोई भी निकालो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, जो आपका एंगल आएगा ना वो लेस देन 90 हो जाएगा बेटा, मतलब इंक्लिनेशन जो है वो ना 90 से कम हो जाएगा। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो ये होना ही चाहिए। अब इंक्लिनेशन लेस देन 90 मतलब क्या रहे, टैन ऑफ थीटा भी जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। टैन फंक्शन कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ गया तो टैन थीटा क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि टैन भी क्या हो जाएगा, टैन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन इज ऑलवेज पॉजिटिव।
कोई फंक्शन पॉजिटिव होता है तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब ही क्या, स्लोप ही मतलब क्या होता है सर, डेरिवेटिव निकालने के बाद जो आता है ना उसको हम स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आएगा? देखो डिक्रीजिंग के लिए उल्टा हो जाता है, डिक्रीजिंग ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाता है। आप इसके ऊपर अभी जहाँ पे मर्जी करें आप टेंजेंट बना के देखना है कि यहाँ पे बनाना है कि यहाँ पे बनाना, एक कहीं बना देना। ये एंगल सारे जो होते हैं ना वो मोर देन 90 हो जाते हैं। यहाँ पे जो थीटा है, ये जो थीटा है वो 90 और 180 के बीच में होता है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो टैन थीटा वहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, मतलब स्लोप नेगेटिव होता है, मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है। दैट इज हाउ इट डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग वर्क्स। तुमको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया मैंने, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपने। सिंपलेस्ट मतलब सिंपलेस्ट आइडिया दिया तुमको मैंने, ऐसा क्यों हो रहा है करके, ठीक है। तो सिंपल भाषा में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपके स्टेट बोर्ड के एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा है, डिटेल में वो आप पढ़ सकते हो। बस इतना रखना, डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है तो इंक्रीज होगा, डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है तो डिक्रीज होगा, बस उससे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको हम दूसरा कुछ देख लेते हैं क्या बचता है। एग्जामिंग मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चलो क्या चेक करना है, टेस्ट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। कैसे चेक करना है, देखो सॉल्यूशन में फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करो, ये गिवन है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव निकाल दे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² रहता है, तो ये क्या बन गया 1 + 1/x²। अब एक बात बताओ, ये देख के ही पता चल रहा है टर्म, ये जो क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 तो कांस्टेंट है ना, x का स्क्वायर में x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, सारा एक सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव का स्क्वायर होके आ जाएगा पॉजिटिव, तो दिस होल क्वांटिटी इज पॉजिटिव बेसिकली, इक्वल टू 0 कभी नहीं होगी। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो आपको चेक करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, क्या मिल गया फिर, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग किसी भी x के लिए, यहाँ पे लिखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हो गया। इतना से सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। एक और कोई क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम मिनिमा का है, ये सारे अपने हुए हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चंस खत्म हो गए क्या, रेट मेजर का एक क्वेश्चन है, अच्छा हुआ मिल गया, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आई थिंक, ओके आ गए। चलो इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है फिर से, फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, फिर से वही करना है अपने को, सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन लिख दो और उसका डेरिवेटिव निकालो। मैं डेरिवेटिव निकालो क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, डेरिवेटिव निकालो तो इसका क्या बन जाता है, 3x² माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ x बन जाता है 2x माइनस प्लस 3x भी था ना, 3 डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, 100 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये बन गया 3x² प्लस 6x माइनस 6x प्लस 3 कॉमन ले लो, अंदर बच रहा है x² माइनस 2x प्लस 1। अब आपको पता है ये अंदर दिख रहा है सीधा सीधा, ये कौन है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। एक बात बताओ, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो फिर से, x माइनस 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस क्वांटिटी इज कंप्लीटली पॉजिटिव, देयरफॉर एफ डैश ऑफ x क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0। व्हाट डज दैट मीन, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, फॉर x इज इक्वल टू 1 इट विल बी इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, जस्ट इंक्रीजिंग, तो ऑप्शन अल्फा, फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। देखो इतना सुंदर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आ गया, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अच्छा ये हमने कर लिया ना, कर लिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, 5-7 में एमसीक्यू में पूछा हुआ है, तो देखो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ओके, ये मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहा है, तो आपने एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ना बचा है अभी लास्ट, और 1-2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझ लो कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम मिनिमा क्या है। आपको 2 तरह के टेस्ट है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ज़्यादा कोई करता नहीं है क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझा देता हूँ। कितने टेस्ट है, 2, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करनी कौन सी है, यही वाली करनी है, ये नहीं करना है बेटा। एग्जाम में भी जाके बोर्ड मत लगा देना वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वहाँ पे आपको बहुत झंझट लगेगा। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बता रहा क्या है, देखो फंक्शन लेगा वो, कोई ना कोई फंक्शन लेगा और इस पॉइंट पे पूछेगा कि बताओ कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू एफ, पॉइंट ऑफ मिनिमम और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। उसके लिए चेक करना पड़ेगा ए के लेफ्ट में थोड़ा सा, मतलब ए माइनस एच पे फंक्शन क्या हो रहा है और ए प्लस एच पे क्या हो रहा है, ए माइनस एच पे क्या हो रहा है, ए प्लस एच पे क्या हो रहा है। तो अगर वो ए माइनस एच की वैल्यू, देखो ए माइनस एच मतलब का कहीं तो पीछे होगा, यहाँ पे ए प्लस एच कहाँ होगा, पीछे होगा थोड़ा सा। अगर ए से ए माइनस एच और ए प्लस एच थोड़ा पीछे और आगे दिख रहा है, ए माइनस एच यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ए प्लस एच भी यहाँ पे दिखेगा, समझ में आ रहा है। ए माइनस एच पे इस वैल्यू से ए से थोड़ा छोटा दिखेगा, ए प्लस एच भी ए से थोड़ा छोटा दिखेगा। मतलब क्या हो रहा है, पहले ये छोटा था, ए पे गया, ए के बाद फिर से छोटा हो गया, मतलब क्या, ए पे जाके ये इंक्रीज होकर डिक्रीज हो गया। मतलब ये क्या है, ए इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। और अगर उल्टा हो गया, मतलब कर्व कुछ ऐसा चल रहा था आपका, पॉइंट ए पे फिर से चेक करेगा, ए के थोड़ा सा, मतलब ए के थोड़ा लेफ्ट में जाके थोड़ा सा एच पीछे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ए माइनस एच यहाँ पे आ जाएगा, सही है, ये ए यहाँ पे है तो ए प्लस एच यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा आगे जाने के बाद में ए प्लस एच पे क्या हो रहा है देखना है, या तो दोनों दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, कोई भी है। लेकिन ए से अगर ए माइनस ए प्लस की वैल्यू बड़े दिख रहे हैं, ए की वैल्यू छोटी है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ए मिनिमम छोड़ के जा रहा है, फिर मतलब मैक्स मिनिमम वैल्यू वहाँ मिलती है, ए मिलती है, ये बता रहे हो। तो मेरे हिसाब से मत करो आप उस पर टेंशन मत लो, आप अपना एनर्जी वेस्ट मत करो, हम बस पढ़ेंगे सेकंड टेस्ट। अच्छा पहले मीनिंग क्या बताते, मैक्सिमम मिनिमम क्या। देखो बेटा, कोई एक फंक्शन होगा जो ऐसा कुछ जा रहा होगा, तो पूछेगा कि इसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम बताओ, तो वो कैसे करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा, अच्छा लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम समझना, दो तरह के होते हैं, लोकल मिनिमम या तो फिर ग्लोबल मिनिमा की बात करें, ठीक है। और लोकल मैक्सिमा, अपने को बस मैक्सिमम मिनिमा इतना ही क्वेश्चन होगा, लोकल ग्लोबल नहीं होगा। मैं फिर भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको तुमको याद रहे करके, एक ही मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा, क्वेश्चन भी वैसे होगा और आएगा भी उतना ही। देखो इस क्वेश्चन को फिर से ऐसे कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं। बेटा यहाँ पे जो मिल रहा है ना, ये भी मिनिमम है, क्योंकि देखो फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे वो चेंज करे ना अपना नेचर, इंक्रीज डिक्रीज होना है इंक्रीज होना, तो वहां बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा m1 मान लेता हूँ, स्मॉल m1, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है आपका, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है आपका, देखो तीन जगह मिल गया, जहाँ पे फंक्शन नीचे जाके मतलब डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होके इंक्रीज होगा, तो क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। और ये जो m1 m2 m3 है ना, वो सारे के सारे लोकल मिनिमा है, मतलब अपने अपने नेबरहुड में, अपने अपने आसपास के एरिया में, इतने एरिया में, इतने एरिया में, इतने एरिया में। जैसे कि 3 गांव ले लो, 3 गांव में सबसे गरीब आदमी अलग अलग हो सकता है, वहाँ पे अलग, वहाँ पे अलग, वहाँ पे अलग, लेकिन तीनों का कंपैरिजन करोगे सबसे गरीब कौन सा हो जाएगा, इस गांव वाला, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबली सबसे छोटा गरीब, समझ में आ रहा है ना, उससे गरीबों में गरीब। और मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा क्या, फंक्शन इंक्रीज होकर डिक्रीज होना चाहिए, वो जो यहाँ पे दिख रहा है एक जगह पे और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है आपका, 2 जगह पे दिख रहा है। अब ये कितने पॉइंट है, अगर मैंने इसको कैपिटल M1 बोल दिया और इसको बोल दिया मैंने कैपिटल M2, तो कितने मिल गए टोटल पॉइंट, 2 मिल गए, कैपिटल M1 और कैपिटल M2, ये कौन है, लोकल मैक्सिमा। और ग्लोबल मैक्सिमा कौन है, सिर्फ एक ही है, वो है M2 वाला, M2 वाला दोनों में बड़ा है, सबसे बड़ा जो है वो क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा। इतना क्लियर है करेगा। और ग्लोबल मैक्सिमा के लिए एक और कंडीशन, एक और चीज करनी होती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आपको कभी कभी ये भी चेक करना होता है कि एंड पॉइंट्स पे वैल्यू कितनी होती है, मतलब सपोज ए और बी में चल रहा है, तो कभी कभी लोकल मैक्स जो ग्लोबल मैक्सिमा ना ए और बी मिल सकता है। सपोज आपका कर्व कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ था, ए जो है ना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो बेटा ग्लोबल मैक्सिमा तो ए मिल गया ना, फिर ये तो मैक्सिमम मिनिमम की बात करता हूँ। ग्लोबल मतलब क्या, उस कर्व पे सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ मिलती है, बेटा ए पे मिल रही है अभी, जरूरी नहीं क्यों लोग यो मैक्सिमम मिनिमम उससे पर ही हो, समझ में आ गई बात, ओके। लेकिन ये करना कैसे, एक बात समझना, सबसे पहले जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल रही है, वो कब मिल रही है, जहां पे टेंजेंट देखो 0 हो रहा है, उस पॉइंट पे, किस किस पॉइंट पे मिल रहा है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है वहां पे अगर टेंजेंट निकालेंगे तो वो टेंजेंट क्या होता है, पैरेलल टू एक्सिस होता है, मतलब सारे डेरिवेटिव क्या होते हैं, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं, सारे के सारे 0 होते हैं, मतलब ये क्या डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब ये पॉइंट्स पहले निकालने पड़ेंगे। इसीलिए सेकेंडरी टेस्ट में सबसे पहली स्टेप है आपके लिए, फर्स्ट स्टेप होती है कि पहले डेरिवेटिव निकालो और इसको 0 करो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स निकल के आते हैं उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोला जाता है,
क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स बोला जाता है। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होता है, जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है, और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है या नॉट डिफाइन होता है। मतलब कुछ ऐसा दिया, डेरिवेटिव सपोज कुछ ऐसा निकल गया, x माइनस वन अपन x माइनस टू अपन x प्लस 3, तो बेटा 1 2 और -3 ये पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। ये क्या है, सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स है। और स्टेशनरी पॉइंट सिर्फ दो ही है बेटा, 1 और 2, लेकिन आपको तीनों निकालने पड़ते हैं, 1 2 3, ठीक है। 1 2 मतलब जितने भी आते हैं, जितने सारे आते हैं, मैक्सिमम आपके स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा से 2 आ रहे और एक आ जाता है या 2 आता है, कभी कभी एक ही आता है, पूछा होता है कि मिनिमा, तो वहीं पे मिनिमा होगा। एक ही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आ गया और आपको मैक्सिमम पूछा तो उसी में मैक्सिमम होगा, तो आपको अलग चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डेरिवेटिव निकाल जीरो कर दो और वहां से आपको x के वैल्यूज निकालने हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, जितने भी आ गए। फिर क्या करना होता है आपने, उसको फंक्शन को वापस डिफरेंशिएट करना होता है, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालेंगे आप। यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 0। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव में आपने क्या करना है, वो x1 की वैल्यू पुट करनी है f डबल डैश ऑफ x1 में। एक बार क्या पुट करना है, f डबल डैश ऑफ, फिर सेकंड पॉइंट पुट करना है, ऐसे करके थर्ड पॉइंट पुट करना है। ये तीनों पॉइंट पुट करके चेक करना है। क्या चेक करना है, क्या होगा, क्या पुट करने के बाद में, पुट करने के बाद कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा ना, कोई ना कोई नंबर निकल जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव में जब हम पॉइंट पुट करेंगे x की वैल्यू, तो नंबर निकल के आएगा, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। देखो क्लियर है क्या सबको, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा या मिनिमम, क्या तो इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, वो जो x इज इक्वल टू x1 जो आया है वो पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू x1 को होगा मिनिमम होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। अगर ये लेस देन 0 है तो x इज इक्वल टू x1 होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाती है, यहाँ पे टेस्ट क्या हो जाएगी, टेस्ट फेल्स। अब मतलब समझाता हूँ, ध्यान सुनना। जब भी आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला और ग्रेटर देन 0 हो गया, उसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ जो है ना, यहाँ पे जो आपका ग्राफ होता है ना, वो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होता है। उस पॉइंट पे पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होता है, मतलब कॉनकेव अपवर्ड होता है। क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड होता है। ग्राफ पैराबोला नहीं होता है, पैराबोला की टाइप दिख रहा है, बोल रहा हूँ मैं। कॉनकेव अपवर्ड होता है कब, जब ग्रेटर देन 0 होता है। और यहाँ पे क्या होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब ग्राफ ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा। मतलब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे ग्राफ ऐसा आके नीचे जाने की बजाय वापस ऊपर चलता रहेगा, और इस पॉइंट पे ग्राफ यहाँ पे आके ऊपर जाने की बजाय वो नीचे जाएगा। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाता है इस पे, ठीक है। अब ये दोनों केस में क्या हो रहा है, अगर पैरा कॉनकेव अपवर्ड है तो जब नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा छोड़ के जाएगा, इसलिए मिनिमा होता है। कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को, ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा क्यों, मतलब पॉजिटिव पे मिनिमा क्यों, नेगेटिव पे मैक्सिमा क्यों, इसलिए वो ग्राफ का नेचर बता रहे, डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू नहीं बता रहे। और यहाँ पे देख लेना चाहिए, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जहाँ पे है वहाँ पे देखो ग्राफ ऊपर जाके नीचे आया हुआ है, तो कॉनकेव क्या है, अरे क्या हो गया, गड़बड़ कर देगा मैंने, हाँ सही तो है। ये देखो मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देखो ग्राफ ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ये देखो यहाँ पे भी देख लो ऊपर जाके नीचे आ रहा है। और पॉइंट ऑफ मिनिमा की जब बात करो तो ग्राफ नीचे जाके ऊपर आ रहा है, देखो नीचे जाके ऊपर आ रहा है, नीचे जाके ऊपर आ रहा है, नीचे जाके ऊपर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस सब का कंक्लूजन आपने जो लास्ट में एक ही याद रखना है, वो मैं आपको शॉर्ट में लिख के देता हूँ, ये सब कुछ हटा के, ठीक है, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ याद करना ही भूल जाओगे तुम। आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 ये है कि आपने dy बाई डी एक्स निकालो और 0 कर दो, और यहाँ से फाइंड आउट x1 x2 x3 जितने मिलते हैं सारे के सारे। फिर सेकेंड स्टेप ये है आपका कि आपने सेकेंड डेरिवेटिव निकालो और पुट करो x के वैल्यूज, x1 x2 x3 जो भी है। फिर चेक करो कि वो वैल्यूज पे x इज इक्वल टू x1 या xi पे वैल्यू पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है, इक्वल टू 0 हो रही है। पॉजिटिव हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, वो x की वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा होगी, और पॉइंट ऑफ इधर मैक्सिमा होगा, और इधर जो होगी वो टेस्ट फेल होगी। अब आपको पूछा हो कि बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करना है, जो x की वैल्यू जहाँ पे मिनिमम हो रहा है ना, तो मिनिमम वैल्यू पुट करनी है, वहाँ पे आपका f ऑफ x की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। और x2 के जगह पे अगर मैक्सिमम हो रहा है तो x2 पुट करके पॉइंट ऑफ, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, x2 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है,
और x2 फंक्शन में पुट करने के बाद में मिलता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये था आपका मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट। तो ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था और हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस की तरफ और उसके बाद हम एंड कर लेंगे इस सेशन को बहुत ही जल्द। मेरे हिसाब से और 5 मिनट लगेगा, उसके बाद हम एंड कर लेते हैं। चलो रेडी हो सब लोग क्वेश्चंस करने के लिए? बोलने के लिए तो कोई है नहीं, लेकिन आप लोग बोलेंगे डेफिनेटली, मेरे साथ कन्वर्सेशन करते रहेंगे और बीच बीच में बात करते रहेंगे। चलो फंक्शन दे रखा और पूछा कि बताओ कि इसका मैक्सिमम मिनिमम चेक करो करके, और बताओ कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या थी वो बताओ करके बोल रहा है। तो पहले गिवन फंक्शन लिखते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो करो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा? 2 इंटू 3x² माइनस 21x² का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 36 डेरिवेटिव x होता है 1 माइनस डेरिवेटिव 20 0। तो ये कितना मिल गया? ये मिलेगा 6x² माइनस 21 2 दा 42x मिल रहा है, ओके, प्लस 36। ओके, ये आ गया आपका f डैश ऑफ x फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। फॉर क्रिटिकल, अरे यार, क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश ऑफ x को हम 0 करेंगे। कर लो। तो 6x² माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सब में कॉमन आ रहा है 6, तो 6 माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? x माइनस 6 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आ गया x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 6। यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 6 और उधर से मिलेगा x इज इक्वल टू 1। तो दो वैल्यूज आ गए आपके, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1। तो दोनों पॉइंट पे अपने को चेक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x। एक ही बार उधर ही करना चाहिए था, अभी अलग हो गया, कोई बात नहीं, एक और कवर कर लेते हैं। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 डेरिवेटिव ऑफ x को होता है 2x माइनस 42 डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, 36 का डेरिवेटिव 0। तो दिस हैज बिकम 12x माइनस 42। ये आ गया आपका f डबल डैश ऑफ x। देखो क्लियर है क्या? नाउ इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अपने क्या निकालना है? फॉर x इज इक्वल टू 6 f डबल डैश ऑफ 6 इज इक्वल टू, पुट कर दो 12 इंटू 6 माइनस 42, तो 72 वजा 42 इज इक्वल टू 30 मिल गया, विच इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एफ डबल डैश ऑफ 6 क्या? ग्रेटर देन 0, मतलब x इज इक्वल टू 6 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या आ गया? मिनिमा। और आपको मिनिमम वैल्यू पूछी भी हुई है, ये बोले ना, पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करो और बताओ कि मैक्सिमम कहाँ है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, ये बात याद रखना, इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिला हुआ है, मिनिमम मिला हुआ है, मिनिमम वैल्यू नहीं मिली। x इज इक्वल 6 पे मिनिमम अटेंड करता है करके बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू देता है करके बोल रहा है, दिया नहीं है अभी तक। मतलब देने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 को 1 में पुट करने का। देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या मिलेगा? f ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। आई होप ये सब आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बचा हुआ काम जो आता है वही क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद दूसरा है आपका x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, सही है ना? x इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट का दूसरा 1 है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, देखो आप x इज इक्वल टू 6 बोल के मत समझना x इज 6 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, नहीं, उल्टा मिल गई, मिनिमम मिल गई, और 1 पे क्या मिल रही है? मैक्सिमम मिल रही है, उल्टा हो रहा है ना। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखना, f डबल डैश ऑफ 1, डबल डिजिट चेक करेंगे ना कितना हो रहा है करके, f डबल डैश ऑफ 1 यहाँ पुट कर दे, तो 12 इंटू 1 माइनस 42, तो 12 माइनस 42 मतलब आ गया देखो माइनस 30, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, f डबल डैश ऑफ 1 मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो आपने क्या करना है? इसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अपने को इसको कहाँ पुट करना है? x इज इक्वल टू 1 इन 1 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पुट करेंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1
-20, ये आप शायद कर सकते हैं। 2 - 21 + 36 - 20, 2 + 36 38 होता है, -20 और -20 -41 होता है, तो आंसर इज -3। और ये जो आंसर नेगेटिव आएगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, याद रखना, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम के आपने क्वेश्चंस करने हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। एक यहाँ पे दिख रहा है, एग्जामिन द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ, अच्छा ये भी देखो इसका है, क्या ये पॉलिनोमियल का है, तो आप कर सकते हो, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ये स्लाइड नंबर 19 थी, तो आप ये कर सकते हो। कोई अलग होगी तो कर लेंगे, सेम सेम करने में तो मज़ा नहीं आएगा ना। अच्छा ये देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आ गया, सही है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल दे रखा है, ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। सॉल्यूशन में अपने को गिवन है s = 2t³ - 5t² + 4t - 3, और ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट दिया है, बोल रहा है कि बताओ टाइम क्या होगा जब एक्सेलरेशन 14 हो जाएगा। तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करो, ds/dt = मतलब ये वेलोसिटी मिलेगा, है ना। तो t³ मतलब कितना रे, 3t² - 5t² का डेरिवेटिव 2t + 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव t1 - 3 का डेरिवेटिव 0। सो मिल गया ये 6t² - 10t + 4, ये आ गया आपका वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कितना होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है, तो वो कितना मिल गया, 6 × 2t - 10 × डेरिवेटिव ऑफ t होता है 1 + डेरिवेटिव 0, तो एक्सेलरेशन मिल गया आपका 12t - 10। तो अब पूछ रहा है ये व्हेन t = 14, a = 14 है ना, व्हेन a = 14 क्या मिल जाएगा, 14 = 12t - 10, तो -10 रहा कि 24 हो गया, 12t मिल रहा है, तो t = कितना मिल गया, 2 सेकेंड्स। ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो रहा है, हो रहा है मतलब हो ही गया, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये भी रेट मेजर का क्वेश्चन है जो आपने करने हैं अभी। मैक्सिमम मिनिमम आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा, क्वेश्चन आने के बाद कर लेंगे उसको भी, और 1-2 क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ये देखो आपको क्या देखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल दिया रहा है, कितना है 4π, अच्छा इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब स्फेरिकल बॉल है, ऐसा मानो कि उसमें कुछ हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, प्रेशर अंदर से लग रहा है या हवा भर रही है और वो इंक्रीज होता जा रहा है। वो इंक्रीज होने का रेट कितना है, 4π cc/s, मतलब वॉल्यूम अगर लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल मानते हैं हम, स्फेरिकल बॉल मानते हैं, अरे स्फेरिकल बॉल, तो अपने को चेंज इन वॉल्यूम कितना दे रखा है अभी, वो दे रखा है 4π क्यूबिक सेंटीमीटर/s दे रखा है, ओके। और क्या बोले, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस, मतलब रेडियस चेंज हो रहा है तो निकालना है अपने को, लेट r बी द रेडियस, मतलब dr/dt निकालना है मेरे को, ओके। एक क्वेश्चन ये है, और क्या निकाला, एंड द सरफेस एरिया चेंजिंग, मतलब एंड लेट s बी द सरफेस एरिया, ठीक है ना। ये आप समझ लो, सभी लिखना एग्जाम में। तो मुझे ds/dt भी निकालना है, क्या निकालना है सब कुछ लिख लेता हूँ, मतलब मुझे आसानी हो जाता है फाइंड आउट करने के लिए। कब निकालना है, व्हेन वॉल्यूम इज 288 पाई, तो वॉल्यूम दे रखा है अपने को, वॉल्यूम दे रखा है 288 पाई। अब आपको पता है व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो आपने याद करके रखना बेटा। अब इसका डेरिवेटिव दे रखा है, मतलब इसको ऑब्वियसली में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विल गेट dv/dt इज इक्वल टू 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, और r³ का डेरिवेटिव होता है 3r² dr/dt, करेक्ट है। dv/dt कितना दे रखा है मेरे को, 4π दे रखा है, ओके। 4/3 पाई 3 × r² dr/dt भी मेरे को नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं। 4 तो कट गया और ये 3 यहाँ से कट रहा है, तो dr/dt कितना मिल गया, अच्छा पाई भी कट गया, देखो वाह सुंदर है, 1/r², तो r कर मिल जाता है तो मुझे चेंज इन रेडियस मिल जाएगा।
आर निकालने के देखो अपने को वॉल्यूम दे रखा है, सही है ना, तो यहीं पे कर लूँ क्या मैं, यहीं से कर लेते रुको, दैट इज 288 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई और पाई कट रहा है, अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 7 28 यानी 4 दूनी 8, 3 से मल्टीप्लाई है 3 दूनी 6 यानी 3 7 21, ये आर क्यूब हो गया। देयरफॉर आर कितना मिल रहा है रे, देयरफॉर आर मिल रहा है 6 का क्यूब होता है ना आर, तो 6 मिल गया, बस यहाँ पुट करना है। देयरफॉर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कितने 1/6² दैट इज 1/36। चलो चेंज इन रेडियस मिल गया, एक काम खत्म हो गया। चेंज इन सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। नाउ सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया होता है 4πr², सही है ना, 4πr², सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बात करें हम। इसका चेंज निकालने में डिफरेंशिएट करेंगे, डी एस बाई डी टी, 4π कॉन्स्टेंट है, r² का डेरिवेटिव 2r dr बाई डी टी। अब आपको r तो पता ही है, 4π इंटू 2 इंटू r है अपने पास, वो निकल के आया है 6 इंटू डी आर बाई डी टी निकाला हमने 1/36, 6 जा 36, तो ये आ गए 2 से कट जाएगा 3 आ गए, तो 4π/3 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डी एस बाई डी टी, चेंज इन सरफेस एरिया। ये आपका क्वेश्चन था, देखो समझ में आ गया। और कोई बचा है तो अपने को ख़त्म करना है, मेरे हिसाब से सब कुछ खत्म हुआ है। मैक्सिमम मिनिमम की थोड़ी सी बात करनी है अपने को और थोड़ा सा। ये देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे फंक्शन में, बोल रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है बताओ करके बोल रहे हैं। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में फंक्शन लिख देना, स्टेट बोर्ड रेगुलर में भी आ सकता है और एमसीक्यू में तो आया ही हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा उसके लिए। डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर डिनोमिनेटर कांस्टेंट डेरिवेटिव लॉग एक्स 1/x माइनस लॉग एक्स कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो x और x तो कट गया, ये 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन x² आ गया, ये कौन है आपका डेरिवेटिव। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट आपने क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव 0 करना पड़ता है। स्टेप्स आपने याद रखे होंगे, तो मतलब क्या बन गया 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन x² को हमने 0 कर दिया। अब ये कब हो जाएगा, जब x² क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स हो गया, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना बन रहा है 1। तो लॉग एक्स 1 कब होता है, जब x इज इक्वल टू ये होता है, बेस और इसका बेस ये आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होते हैं, तो आंसर इज अल्फा। ये हो गया आपका, सुंदर क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन जहाँ मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आ गया और एमसीक्यू में है, देखो मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, उसके लिए आपने को वापस फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता है, हमने डिफरेंशिएशन में स्टडी कर लिया था कि अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिखता है क्या लगाना पड़ता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लगाओ, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा 1/f(x) इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x इंटू डेरिवेटिव लॉग एक्स होता है 1/x प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है 1, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स। और ये जो एफ ऑफ एक्स है वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या 0 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कौन था, एक्स रेज टू एक्स ना, एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। एक्स रेज टू एक्स का सवाल ही नहीं पैदा होता, मतलब 0 किसको करना पड़ेगा, इसको। तो 1 प्लस लॉग एक्स को 0 कर दो। अब ये लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया -1, एक्स इज इक्वल टू कितना बनता है ई रेज टू -1, ई रेज टू -1 कितना होता है 1/e। ये आपका ऑप्शन 4 लिया गया। बाकी देखो सब कुछ खत्म हो गया अपना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, टेस्ट वेदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको करने बोला है मैंने। इस तरीके से मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है पूरा की पूरा चैप्टर। एक यहाँ पे दिख रहा है, हाँ जो आपको ये तो मैंने होमवर्क में छोड़ दिया, आप ये होमवर्क में कर लो, ठीक है, कंप्लीट है। तो मैं बढ़ता हूँ टू से थैंक यू, आपने आया और हमारे सेशंस को अटेम्प्ट किया, उसके लिए थैंक यू। और अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमको मुझे तो कहना नहीं आता है वो, आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना,
थैंक यू सो मच। और लगे रहिए, सेम वापस इंटीग्रेशन कंटिन्यू करने वाले हम नेक्स्ट चैप्टर से। थैंक यू सो मच।